हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का जियोग्राफी चैप्टर 5 जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो मिनरल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लगभग हम जितने भी चीज़ों को यूज करते हैं वह सारे मिनरल से ही बनते हैं। आपके छोटे पिन से लेके बड़े बड़े बिल्डिंग तक और बड़े बड़े शिप, ये सारे मिनरल से ही बनते हैं। यहाँ तक कि जो आप कार देखते हैं, बस, ट्रेन, ये सारे मिनरल से ही बनते हैं। तो आखिर मिनरल्स क्या होता है? व्हाट इज़ अ मिनरल्स? मिनरल्स इज अ होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सबस्टांस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मिनरल्स एक होमोजेनियस सबस्टांस है, यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है, वह सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना रहता है और ये हमें नेचर से मिलता है और इसका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो मिनरल्स होता है, ये मिनरल्स सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ये सारे मिनरल्स अलग अलग होते हैं। कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट है। अब ये मिनरल्स कहाँ पे मौजूद हैं? ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमें ओर में मिलते हैं। ओर क्या है? तो ओर एक मिनरल्स का इम्प्योरिटीज़ है और इस इम्प्योरिटीज़ को हटा के हमें मिनरल्स निकाला जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? मिनरल्स इन 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला, जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का क्रेक होता है, फॉल्ट्स होता है या फिर ज्वाइंट होता है। जो क्रेक होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो बड़े होते हैं उनको लोड्स बोला जाता है और जो छोटे होते हैं उनको वेन्स बोला जाता है। यानी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स वेन्स और लोड्स में पाए जाते हैं। जो वेन्स और लोड्स में पाए जाते हैं वह है टीन, कॉपर, जिंक और लीड। ये सारे मिनरल्स हमें वेन्स और लोड्स से मिलते हैं। दूसरा फॉर्मेशन है, बहुत सारे मिनरल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड्स और लेयर से मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स कोयल और आयरन ओर मिलता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे जिप्सम, पोटाश साल्ट और सोडियम साल्ट। तीसरा फॉर्मेशन है, जब रॉक्स कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ पे एक बचता है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल और इसमें रहता है ओर और बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है। फोर्थ फॉर्मेशन है, बहुत सारे मिनरल्स एलुवियल डिपॉजिट में रहते हैं। जो नदी के किनारे, समंदर के किनारे जो एलुवियल डिपॉजिट रहता है, उन एलुवियल डिपॉजिट में बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लैटिनम। ये सारे बहुत सारे प्रीशियस मेटल है। नंबर 5th फॉर्मेशन है, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो हमें ओशियन वाटर से मिलते हैं। जो ओशियन वाटर से मिनरल्स मिलते हैं वो साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सारे मिनरल्स हमें ओशियन वाटर से मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। सो मिनरल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स और तीसरा है एनर्जी मिनरल्स। तो हम एक एक करके इन सारे मिनरल्स को पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला मिनरल्स है मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स को भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला मिनरल्स है फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन मौजूद रहता है, जैसे आयरन ओर हो गया और मैग्नीज हो गया। तो अब हम बात करते हैं आयरन ओर की। तो जो आयरन ओर होता है वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। ये बैकबोन इसलिए होता है क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ में आयरन का यूज होता है। कोई इंडस्ट्रीज़ आयरन को यूज करके कोई प्रोडक्शन करता है या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन रहते हैं वह आयरन से बने रहते हैं। तो आयरन एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है। आयरन ओर 2 तरीके का होता है। एक होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में 70% आयरन ओर मौजूद रहता है और ये एक एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी रहता है इसका, यानी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। दूसरा हेमाटाइट। तो हेमाटाइट ऐसे आयरन ओर होते हैं जिनमें 50 से 60% आयरन ओर मौजूद होता है और इसी आयरन को सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब इंडिया में आयरन ओर कहाँ पे मिलते हैं? तो इंडिया में उड़ीसा, झारखंड बेल्ट हो गया, महाराष्ट्र बेल्ट हो गया, इन जगहों पे आयरन ओर मिलता है। दूसरा हमारा फेरस मिनरल्स है मैग्नीज। तो मैग्नीज का यूज़ किया जाता है स्टील के प्रोडक्शन में और मैग्नीज का एलॉय बनाने में। लगभग 10 केजी मैग्नीज से 1 टन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन होता है और इसे पाउडर फॉर्म में अगर मैग्नीज को कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है और इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स भी बनाया जाता है। सो मैग्नीज का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो मेटालिक मिनरल्स का दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन मौजूद नहीं रहता है। इसका एग्जांपल है कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक और गोल्ड। तो अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का रिजर्व और प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी कम है। इंडिया में काफ़ी इसका यूज़ होता है लेकिन इसका रिजर्व और कॉपर का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी कम होता है।
इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए कॉपर को ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। कॉपर जो है ना बालाघाट माइंस जो मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइंस जो राजस्थान में है और जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, वहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है। हमारा दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स है बॉक्साइट। सो बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। पहले बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। सो हमारा मिनरल्स का सेकेंड क्लासिफिकेशन है नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मेटालिक नहीं होते, जिनमें मेटल का प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसका सबसे पहला नॉन मेटालिक मिनरल्स है माइका। माइका जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माइका इतना ज़्यादा ये इसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप थाउजेंड ऑफ थिन शीट्स अगर माइका का बना दे और आप उसको लेयर बना दे एक के ऊपर एक रख दे तो वह 1 सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर ही हाइट होता है इसका, यानी थिन शीट्स का जो प्रॉपर्टी होता है कन्वर्टिंग का बहुत ज़्यादा है। और माइका का भी यूज़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ना रेजिस्टेंस इसका जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है और इसके पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी बेहतर होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हजार्ड ऑफ माइनिंग। जो हजार्ड्स होता है माइनिंग का वो दो लोगों पे सबसे ज़्यादा ये प्रभाव करता है, एक इन्वायरमेंट पे या दूसरा जो माइनर्स वहाँ पे काम करते हैं। जो माइनर्स काम करते हैं जहाँ से जो माइनिंग होता है वहाँ से डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स निकलते हैं, उन फ्यूम्स को ये डस्ट को ये जो माइनर्स होते हैं वह इनहेल करते तो इन्हें ये पल्मोनरी डिजीज़ हो जाता है। पल्मोनरी डिजीज़ यानी जो लंग्स डिजीज़ होता है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है उस चीज़ को पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है। जो रैट होल माइनिंग होता है तो उस रैट होल माइनिंग में जो उसका रूट्स होता है उसको कोलैप्स होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, तो इससे वर्कर्स का जान जा सकता है। और जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे कभी आग भी लग जाता है, फ्लड भी आ जाता है, तो इससे जितने भी माइनर्स रहते हैं उनके जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और जो इन्वायरमेंट रहता है इस पर क्या असर करता है, जो वाटर रिसोर्सेज रहते हैं उन वाटर रिसोर्सेज में जो भी माइनिंग का वेस्ट रहता है उसको लिया कर सीधे यहाँ पे बिना ट्रीट किए वाटर में छोड़ दिया जाता है, जिससे वाटर कॉन्टामिनेट हो जाता है और वाटर जो है ना ये पॉल्यूटेड हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स जो है ना हमारे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 1% अर्थ क्रस्ट है, यानी जो 100% अर्थ क्रस्ट है उसमें से सिर्फ 1% ही मिनरल्स है। सो मिनरल्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो जितने भी चीज़ को प्रोडक्शन हो रहा है सारे मिनरल से ही हो रहा है। सो मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो इतना जल्दी नहीं बनते हैं, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो इनका फॉर्मेशन काफ़ी स्लो है। तो किन प्रोसेस से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। जो आप मिनरल्स को यूज कर रहे हैं उसे प्लान करके यूज करें और जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की जाए ताकि जो वेस्ट है उस वेस्ट में से भी काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए और जो आप यूज़ कर रहे हो उसे सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें ताकि जो आप यूज कर रहे हो वह फ्यूचर से कोई कंप्रोमाइज़ ना करे और ना ही हमारा इन्वायरमेंट पे कोई असर पड़े। सो मिनरल्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। हम अपने डेली लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज़ को करते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है और उसी तरह जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उन सब व्हीकल्स को चलने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जो एनर्जी होता है ये फ्यूल मिनरल से बनता है। फ्यूल मिनरल्स जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। एनर्जी रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है और ये बहुत ही लंबे समय से इसे हम यूज करते आ रहे हैं। ये नॉन रिन्यूएबल होता है और इसका एग्जांपल है फायरवुड, केटल डंग, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वह न्यूली डिस्कवर्ड है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये रिन्यूएबल होता है और इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। सो अब हमारा सबसे पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कोयल। तो कोयल का इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजर्व भी है और इसका डोमेस्टिक और इंडस्ट्री दोनों जगहों में यूज़ किया जाता है। कोयल का फॉर्मेशन होता है प्लांट मटेरियल से। जब प्लांट मटेरियल्स डेट कर जाते हैं, मिलियन साल पहले कोई फॉरेस्ट होगा, वो फॉरेस्ट के जो प्लांट होंगे नीचे ज़मीन के अंदर गिर गए होंगे, डेट कर गए होंगे, तो उसके ऊपर मिट्टी आ गया होगा, वो अंदर बहुत अंदर डिपोजिट हो गए होंगे और हीट और प्रेशर की वजह से वो कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं।
तो क्या होता है, कोयल जो है ना वो अलग अलग तरीके का पाया जाता है। उसका जो वैरायटी होता है वो डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे, उसके डेप्थ पे और उसके टाइम ऑफ ब्यूरियल पे। सो कोयल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है लिग्नाइट, जो लिग्नाइट कोयल होता है वो ब्राउन कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया जाता है। तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, वहाँ पे लिग्नाइट कोयल का रिजॉर्व है। दूसरा हमारा है बाइटोमिनस कोयल। जो बाइटोमिनस कोयल होता है वह लिग्नाइट कोयल से थोड़ा बेहतर होता है और जो हम कॉमनली जो कोयल यूज़ करते हैं वो बाइटोमिनस कोयल ही होता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आयरन को पिघलाने में किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ बाइटोमिनस कोयल का होता है। और थर्ड कोयल है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयल होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयल एंथ्रासाइट ही होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दूसरा हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है ये फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट और लाइटनिंग के लिए और बहुत सारे मशीन के लिए लुब्रिकेंट्स भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना और पेट्रोलियम को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होता है, यानी पेट्रोलियम को जहाँ पे रिफाइन किया जाता है, वो जो इंडस्ट्रीज होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज, वह नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करता है। नोडल इंडस्ट्री यानी एक मेन इंडस्ट्रीज है और उस पर उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो उस पर डिपेंडेंट है। और जो नोडल इंडस्ट्री ये है पेट्रोलियम रिफाइनरीज और इस पे जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है वह है सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है आप इस इमेज को देख सकते हैं। जो एंटीक्लाइंस है, एंटीक्लाइंस क्या है, एंटीक्लाइंस एक ट्रायंगल जैसा शेप है और जो रॉक का जो बीच का गैप है, इन दोनों के बीच में हमारा क्रूड ऑयल मौजूद रहता है। अब जो क्रूड ऑयल रहता है वो अर्थ के नीचे पाया जाता है, यानी अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है। अब अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे हीट होते हैं। अब जो हीट होता है वो जो हीट बाहर निकलते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल को नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ हमने अभी बताया आपको। जो अर्थ के इंटीरियर से जो हीट निकलते हैं वो जो हीट होता है वो पेट्रोलियम को नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो नेचुरल गैस होता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है और पेट्रोलियम के बिना भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी और इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी आपने देखा होगा रूरल एरिया में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं होता है तो वह डेवलप नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही हमें पता चलता है कि वो रीजन या कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वह दो तरीके से बनता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसे वाटर को फॉलो किया जाता है और फिर टरबाइन रोटेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और जो डैम्स रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, डैम्स रहते हैं, उन डैम से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे भाखरा नांगाल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सारे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी हीट के मदद से जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया जाता है जैसे कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनसे हीट बनाया जाता है और फिर टरबाइन को रोटेट किया जाता है। इंडिया में लगभग 310 बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा सबसे पहला एनर्जी है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है और न्यूक्लियर का एटम को चेंज किया जाता है। न्यूक्लियर के एटम को अल्टर जब किया जाता है, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत सारे हीट जनरेट होते हैं और फिर उन हीट के मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन यूरेनियम और थोरियम से होता है और यूरेनियम और थोरियम झारखंड में अवेलेबल है और अरावली रेंज जो राजस्थान में वहाँ पे ये अवेलेबल है और जो मोनाजाइट सैंड केरला में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थोरियम है। अगला हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है, जो सनलाइट होता है उस सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो सोलर पैनल होता है उस सोलर पैनल के ऊपर एक फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी होता है जो डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है गाँव में और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग गांव में बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि गांव में बहुत सारे लोग जो लकड़ियों को यूज़ करते हैं और जो केटल डंग को यूज़ करते हैं उसे यूज़ ना करें और हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो और एग्रीकल्चर में इन केटल डंग को हम मेन्यूर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे एग्रीकल्चर में यूज करें। अगला हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड पावर। जो विंड पावर चलता है उस विंड पावर के मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। टरबाइन लगाया जाता है और जब विंड चलता है, तेज़ी से जब विंड चलता है तो टरबाइन रोटेट होता है,
फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इंडिया में तमिलनाडु एक जगह है, वहाँ पे नागरकोइल से मदुराई तक एक बहुत बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विंड पावर का जनरेशन किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे विंड फार्म्स है। और नागरकोइल और जैसलमेर ये दो जगह है जहाँ पे इफेक्टिव तरीके से विंड एनर्जी का देश में कंजप्शन होता है। अगला हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है बायोगैस। तो बायोगैस में क्या होता है, जो सर्प्स होता है और जो खेतों का वेस्ट होता है, एनिमल और ह्यूमन का वेस्ट को यूज़ करके बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। जो बायोगैस बनता है वो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए गांव में इसका यूज़ किया जाता है। जो बायोगैस प्लांट होता है वो म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल लेवल पर सेटअप किया जाता है। और जो प्लांट केटल डंग को यूज करता है उसको बोला जाता है गोबर गैस प्लांट। और गोबर गैस प्लांट ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है और इसका बेनिफिट्स होता है फार्मर को। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और दूसरा ये मैन्यूर का क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। अगला हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी। जो टाइड होता है, ओशियानिक टाइड होता है, उस ओशियानिक टाइड से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ओशियानिक टाइड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब वाटर का फॉलो होता है तो एक गेट बनाया जाता है और जब वाटर का फॉलो होता है तो वह वाटर गेट के अंदर चला जाता है और एक टरबाइन लगाया रहता है और वह टरबाइन रोटेट होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है। फिर गेट को जब बंद कर दिया जाता है तो वाटर उसमें रिजॉर्ब हो जाता है। फिर जब गेट को खोला जाता है, फिर जब वाटर बाहर निकलता है तो फिर टरबाइन रोटेट होता है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इंडिया में जो गल्फ ऑफ खंबत है और जो गल्फ ऑफ कूच है गुजरात में, और भी बहुत सारे जगह है जैसे वेस्टर्न कोस्ट और गैंगेटिक डेल्टा जो सुंदरबन रीजन में, और जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे बहुत सारा आइडियल कंडीशन है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, अर्थ इंटीरियर के हीट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो ग्राउंड वाटर रहते हैं इन सारे एरियाज़ में क्या करते हैं, जो रॉक्स रहता है वो रॉक से हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इतना ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जब ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं। अब इन हीट के मदद से टरबाइन को ड्राइव किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इंडिया में 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी को निकालने के लिए। एक पार्वती वैली जो मानीकान हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा पुगा वैली जो लद्दाख में है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी जो होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और जितने भी नेशनल इकोनॉमी का सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कमर्शियल और डोमेस्टिक, इन सब को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है एज ए इनपुट। अब हम इसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, इसको कंजर्व करने के लिए हमें सस्टेनेबल पाथ बनाना पड़ेगा। एनर्जी डेवलपमेंट के लिए हम एनर्जी को इस तरीके से यूज़ करें कि कोई भी इन्वायरमेंट पे इसका कोई भी बुरा असर ना हो और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे फ्यूचर में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। यानी जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसे इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे। और जो हम कोयल, पेट्रोलियम, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं, इनके जगह पर हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, इन सारे एनर्जी यूज करना चाहिए, तभी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने इस चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे और ऐसे ही क्लास 10 की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।